हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सोनॉमिकल एड्स को। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन को। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स, म्यूजियम एंड की को। टेक्सोनॉमिकल एड्स में अब हम पढ़ते हैं म्यूजियम। Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. बायोलॉजिकल म्यूजियम जो हैं उनको जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्थापित किया जाता है या सेटअप किया जाता है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इन म्यूजियम्स में कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट का और एनिमल स्पेसिमेंस का, और यहाँ पर इन प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व फॉर्म में क्यों रखा जाता है? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, अध्ययन के लिए इन्हें रखा जा रहा है, या हम बोल सकते हैं स्टडी और रेफरेंस के लिए रखा जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको कंटेनर या जार के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, और इन जार्स में भरा हुआ रहता है एक तरह का सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। प्लांट और एनिमल्स के जो स्पेसिमेन होते हैं इनको सुखाकर भी प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पेनिंग। यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं? इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर इनको रखा जाता है। पहले इनको इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, और उसके बाद में इन्हें बॉक्सेस के अंदर पिन्स की हेल्प से लगा दिया जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जितने भी बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, इनकी बॉडी को भर दिया जाता है, इनकी बॉडी का स्टफ किया जाता है, और इसके बाद में इसको प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैज कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। जो म्यूजियम रहते हैं वहाँ पर एनिमल्स के स्केलेटन्स को भी रखा जाता है, उनके जो कंकाल तंत्र होते हैं उनको भी वहाँ पर रखा जाता है, उनका भी कलेक्शन होता है। अब हम पढ़ते हैं की, जो कि एक और टेक्सोनॉमिकल एड्स है। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. ये एक और टेक्सोनॉमिकल एड है, और इसका यूज़ हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर प्लांट्स और एनिमल्स की पहचान करने में करते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ये की रहती हैं वो बेस्ड होती हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर, और पेयर जो रहता है इसको हम कपलेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। इसमें टू अपोजिट ऑप्शंस जो रहते हैं उन अपोजिट ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को चुनना है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शन। यहाँ पर जो की है वो दो अपोजिट ऑप्शन को चूज करना शो करती है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसमें जो कपलेट रहता है, इसमें से एक ऑप्शन को एक्सेप्ट किया जाता है और एक ऑप्शन को रिजेक्ट किया जाता है। और इन की में जो स्टेटमेंट होते हैं, ईच स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीड। सेपरेट टेक्सोनॉमिक keys are required for each taxonomic categories such as family, genus and species for identification purposes. Each statement in the key is called a lead. की का हर स्टेटमेंट जो होता है वो लीड कहलाता है, क्योंकि हर स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो मार्गदर्शन का कार्य करता है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज। अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज की ज़रूरत पड़ती है हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे कि फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है, इनके आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज की ज़रूरत होती है।
आइडेंटिफिकेशन के लिए ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसे कि फैमिली की बात करें, जीनस है या स्पीशीज है, सबके लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज की जरूरत होती है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये जो कीज होती हैं वो एनालिटिकल होती है नेचर में। अभी हमने पढ़ा की को। की क्या है? की सेट होता है अल्टरनेट स्टेटमेंट का, और इन स्टेटमेंट को इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस मैनर में अरेंज किया जाता है जो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को या साइंटिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने में। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो उसे किस ग्रुप में रखना चाहिए, इससे हेल्प मिलती है। तो की जो है उसमें अल्टरनेट स्टेटमेंट का सेट होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो रहते हैं वो क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। टू स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको कपलेट कहा जाता है, और जो इसका हर स्टेटमेंट होता है, ईच स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना है कि इसे हमें किस ग्रुप में रखना चाहिए। तो हमारे पास में फर्स्ट कपलेट दिया हुआ है, तो हम पहले फर्स्ट कपलेट देखेंगे। फर्स्ट कपलेट में हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से। ये क्वेश्चंस हैं कि क्या उस ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म मिला है, उसमें वन सेल है या मोर देन वन सेल्स है। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो यहाँ पर लिखा है गो टू टू। मीन्स हम यहाँ पर अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो हम नेक्स्ट की पर पहुंचेंगे, और नेक्स्ट की कौन सी है हमारी? गो टू टू, यानी कि ये सेकेंड नंबर की जो है वो ये है। कीज को हम समझते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे सपोज कीजिए हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला है और इस ऑर्गेनिज्म को हमें प्रॉपर ग्रुप में रखना है, पर्टिकुलर ग्रुप में रखना है, तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो कीज जो है वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हमें जो ऑर्गेनिज्म मिला है हम उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने आप से हम क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि क्या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वन सेल है या मोर देन वन सेल्स है। मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा तो हम नेक्स्ट की पर पहुंचेंगे, गो टू टू। यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पर जो की दिया है, सेकेंड नंबर पर जो की है, हम यहाँ पर पहुंचेंगे। इसमें फिर से टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है, कपलेट है। और मोर देन वन सेल, अगर एक से ज्यादा सेल होगी तो गो टू थ्री, यानी कि यहाँ पर हम जो थर्ड नंबर का जो की है, थर्ड नंबर की जो की है, हम यहाँ पर आते हैं। पर पहले हम देखते हैं कि अगर सिंगल सेल है तो क्या लिखा है? गो टू टू। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो हम देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है या न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस एब्सेंट था, कहाँ पर? मोनेरा में। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसे किस में रख दिया जाएगा? मोनेरा ग्रुप में रखा जाएगा। और अगर इसमें न्यूक्लियस है तो इसे किस में रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। और आपको मालूम है कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था कि अगर मोर देन वन सेल है तो हम कहाँ पर आएंगे? कपलेट 3 पर आएंगे, जो की थर्ड नंबर की जो की है यहाँ पर आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। अगर ऑटोट्रॉफिक होगा मीन्स वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो हम इसे कहाँ पर रखेंगे? इसे रख दिया जाएगा प्लांटिम में। और अगर ये हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है मीन्स ये अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट की पर, गो टू 4। और यहाँ पर हम 4 नंबर की पर पहुंच करके फिर से क्वेश्चन अराइज होगा कि ये जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये मोबाइल है या इमोबाइल है। अगर ये मोबाइल होगा तो इसे रख दिया जाएगा किसमें? एनिमेलिया में। और अगर ये इमोबाइल है तो इसे कहाँ पर रख दिया जाएगा? इसे रख दिया जाएगा फंगाई ग्रुप में। तो की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है और हम उसको प्रॉपर उसके ग्रुप में रख सकते हैं जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है।
तो इस तरह से कुछ कीज हैं हमने देखा। यहाँ पर आपने देखा कि इस कपलेट में क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। सेकंड कपलेट में हमने देखा कि न्यूक्लियस है या नहीं है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है। थर्ड की में हमने देखा कि यहाँ पर जो कपलेट है उसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है या हेट्रोट्रॉफिक है, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और लास्ट जो की हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, मोबाइल है या इमोबाइल है, मीन्स यहाँ पर भी हमने दोनों स्टेटमेंट जो है, दो कपलेट जो है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो है या कपलेट जो है वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग है। तो इस तरह से की जो है वो सेट होता है अल्टरनेट और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट का। और ईच स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, क्योंकि ये लीड करता है कि ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखना चाहिए। Flora, manuals, monographs and catalog are some other means of recording description. डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे कुछ और भी मीन्स हैं, जैसे कि फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है और कैटलॉग है। ये दूसरे मीन्स हैं जिनमें डिस्क्रिप्शन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रखा जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा ये सही आइडेंटिफिकेशन करने में, सही पहचान कराने में भी ये हेल्प करते हैं। Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. फ्लोरा किसी भी एरिया में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। फ्लोरा बुक्स में किसी भी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। They provide the index to the plant species found in a particular area. उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं उन प्लांट स्पीशीज के बारे में ये जानकारी देते हैं और इससे रिलेटेड जो इंडेक्स होता है उसको ये प्रोवाइड करते हैं। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। जो मैनुअल्स रहते हैं ये उस एरिया में पाई जाने वाली जो स्पीशीज रहती हैं उनको पहचानने में हेल्प मिलती है, इनसे उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, और मोनोग्राफ में किसी भी एक टेक्सॉन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।